हेलो दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। अब बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की दोस्तों। ठीक है, दीज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि जो संवैधानिक संस्था हैं उनकी बात करने वाले हैं। क्या हैं, कैसे हैं, इन सब की बात आपकी डिटेल में करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करेंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन है आपका, यूपीएससी है। वैसे ही फाइनेंस कमीशन एनसीएससी है। स्पेशल ऑफिसर एलएम यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैग, अटॉर्नी जनरल, ये सब क्या है आपकी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है दोस्तों। सबकी बात करेंगे डिटेल्स में, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन दोस्तों। देखो कौन सी आर्टिकल में क्या है, सारी चीजें बताएंगे, एक एक करके बताता हूँ। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। क्या है इलेक्शन कमीशन, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ये है आर्टिकल 324 में ये गिवन है, आर्टिकल 324 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है। स्ट्रेंथ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। स्ट्रेंथ, प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के साथ एक चेयरमैन होते हैं और दो इसमें मेंबर होते हैं, यानी कि 1+2 का रेशियो है। एक चेयरमैन साहब होंगे और दो इसमें मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दोस्तों। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर की बात कर लेते हैं। देखो कंडीशंस क्या है, प्रेसिडेंट साहब ही इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं और इनकी जो सर्विस होगी वो 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो, विच कैन अर्लियर, जो भी पहले हो सकती है, उस हिसाब से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करेंगे, यानी कि 6 या 65 ईयर। क्वालिफिकेशन, देयर इज नो नीड ऑफ क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन गिवन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों। सैलरी एंड जो अलाउंसेस हैं वो सिमिलर हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे वो अलाउंसेस, वही सैलरी सिमिलर होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट की कोई नीड नहीं, एनुअल रिपोर्ट जो दी जाती है उसकी कोई नीड नहीं होती है। अब इनका रिमूवल बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे हटाया जाता है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एक रेजोल्यूशन लाके पार्लियामेंट के 2/3 जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन होता है उसके द्वारा हटाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है। और जो दो अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर, रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी रिकमेंडेशन पर दोनों जो इलेक्शन कमीशन है उनको हटा दिया जाता है। इस प्रकार वी कैन से लाइक दैट कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है टू देम, यानी कि 10 नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू देम। जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। रिकमेंडेशन होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो हटा दिया जाएगा। मैं ईसी की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की। अब रीअपॉइंटमेंट, हाँ इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, इनको डिबार नहीं किया जाएगा। इनकी ना एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। कोई खास एडवाइजरी नहीं है, कोई एडिशनल फंक्शन नहीं है। अब मिसलेनियस की बात करते हैं। देखो इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज नहीं होते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। जो आर्टिकल 267 और 266 में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, वहां पर दोस्तों ये चार्ज सीएफआई पे नहीं लगते हैं। किसके? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या ईसी की बात हो रही है। ये जो चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये डिटरमाइन किए जाते हैं क्या? अच्छा, इसके काम क्या है? डिटरमाइन करते हैं जो टेरिटोरियल एरिया है ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बेस्ड ऑन द डीलिमिटेशन कमीशन, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। क्या करते हैं? जो टेरिटोरियल एरिया है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उसके बेस पर ये डीलिमिटेशन कमीशन को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। कुछ और चीजें, इफ कोई भी कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, इफ डिसक्वालीफाई कैंडिडेट्स, कोई भी कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है तो क्या होगा? इलेक्शन जो होगा, इलेक्टेड कैंडिडेट है, देन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन एंड द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि उसके डिसक्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा खास प्रोविजन नहीं है। बट इट इज डील अंडर द आरपी एक्ट। जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, आरपीए 1951 जो है वो इसके साथ डील करेगा डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये जो हाई कोर्ट है, इट इज डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड, नॉट इलेक्शन कमीशन। अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन जो है कोई भी इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर करना है तो उसका काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ठीक है, उसको कौन वॉइड करेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉइड नहीं कर सकता है।
वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, इसको भी रिमूव किया जा सकता है एज ऑन ग्राउंड एंड प्रोसीजर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कैसे, जो ग्राउंड है प्रोसीजर है जज ऑफ हाई कोर्ट का, उसी के हिसाब से। एडवाइस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, जो एडवाइस देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जो डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी एडवाइस है वो बाइंडिंग होंगी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पे। एंड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, नॉट प्रेसिडेंट। जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट नहीं करेंगे, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और ईसी को कौन अपॉइंट करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट साहब। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डी रजिस्टर पार्टी बट कैन डी लिस्ट इट और डी रिकॉग्नाइज इट, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डी रजिस्टर करने की, किसी पार्टी को डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डी रजिस्टर एनी पार्टी, बट वो डी लिस्ट कर सकता है और डी रिकॉग्नाइज कर सकता है उस पार्टी को दोस्तों, ठीक है। और भी बात करते हैं, आरपी एक्ट की बात कर सकते हैं। ये है आरपी एक्ट 1951 1951 के क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। नो सीओ मोटो ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन डिस्क्वालिफिकेशन केसेस, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई भी सीओ मोटो की पावर नहीं है। जो डिस्क्वालिफिकेशन के केस होते हैं वहां पर वो अपनी सीओ मोटो की पावर को यूज कर सकते हैं, ऐसा उसके पास पावर नहीं है दोस्तों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाते हैं यूपीएससी पे। यूपीएससी के बारे में बात करेंगे, क्या है यूपीएससी, किस आर्टिकल में, सारी डिटेल्स की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूपीएससी की बात करते हैं। देखो आर्टिकल 315 से 324 तक गिवन है, और ये जो यूपीएससी के पावर है, स्ट्रेंथ है, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे, उसकी विवेक क्षमता पर डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स रखने हैं। तो इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन। एंड जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी भी डिस्क्रिप्शन है जो गवर्नर के ऊपर डिपेंड करती है। 9 से 11 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस देखो, जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट करते हैं यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स को, और गवर्नर स्टेट वालों को। टेन्योर इनका 6 से 65 साल है, 6 और 65 साल कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके साथ 62 साल है, 6 और 62 साल है, ठीक है। वहीं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है, बट जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है कि 2 या 2 स्टेट्स मिलकर ये बात बोल सकते हैं, किसको, किसी भी मतलब जो यूपीएससी को, गवर्नर को, कि वो जो है, सॉरी वो प्रेसिडेंट को, कि वो 2 स्टेट्स का एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दे। और ये जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। कैसी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, और इसको अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। इसके हेड जो चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और 62 साल क्या होती है इसकी एज होती है, 6 और 62। और ये जो JSPCS होते हैं, यानी कि जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, ये गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे जरूर, बट ये गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्वालिफिकेशन कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये कहते हैं हाफ, यानी कि 50% जो हेल्थ ऑफिसर होंगे वो क्या होंगे, 10 ईयर्स अंडर द सेंटर और स्टेट्स में होनी चाहिए। वो सेंटर और स्टेट्स की गवर्निंग बॉडी में होनी चाहिए। IAS IPS जो भी हो, PCS हो, वो सेंटर और स्टेट की किसमें होनी चाहिए, हेल्ड ऑफिस फॉर 10 ईयर्स अंडर द सेंटर और स्टेट्स, उनके पास इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। बात करते हैं जो चार्ज हैं, यानी कि सैलरी एंड अलाउंसेस, इट डायरेक्टली अपॉन द, जो यूपीएससी होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जो कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया है उस पर डिपेंड करते हैं। और जो SPSC वाले हैं ये क्या है, सेंट्रल फंड ऑफ सर्विसेज पे ये डिपेंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट। ये जो यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, किसको, प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, और प्रेसिडेंट साहब इट प्लेस बिफोर बोथ हाउस विद द मेमोरेंडम, और वो दोनों हाउस के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। इट केसेस ऑफ नॉन अकॉर्डिंग टू मस्ट बी अप्रूव बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी। एंड SPSC एंड JPSC वाले क्या करेंगे, वो गवर्नर को सौंपेंगे, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट को सौंपी जा रही है। रिमूवल की बात करें, नो रोल ऑफ पार्लियामेंट, यानी यूपीएससी के चेयरमैन और उनके मेंबर्स को हटाने के लिए पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जा सकते हैं कब, इफ दे कैन बी फाउंड आउट द इंसॉल्वेंट पेड एम्प्लॉय इन्फर्मिटी बाय माइंड और बॉडी। अगर वो ऐसे पाए जाते हैं दोस्तों, तो प्रेसिडेंट साहब इनको डायरेक्टली हटा सकते हैं। नो रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड मिसबिहेवियर के बेस पर इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इवन इन द SPSC, यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की इंक्वायरी भी कौन, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर ये मिसबिहेवियर की इंक्वायरी हुई, यानी मिसबिहेवियर पाया गया, तो उसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करेगा,
और उसके बिहाफ पर इनको रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूवल इनका क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर इंसॉल्वेंट है, पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, इन्फर्मिटी है माइंड बॉडी की, इस तरीके से पाए जाते हैं, या आईआईपी हैं, इस तरीके से हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एसपीएससी है ये रेजिग्नेशन देगा किसको, गवर्नर को, यानी कि एसपीएससी का चेयरमैन या मेंबर ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, अपना रिजाइन गवर्नर को प्रोवाइड करेंगे, किसको, गवर्नर साहब को, प्रेसिडेंट को नहीं देंगे। एंड इसको चेयर कौन करता है, चेयरमैन की रीअपॉइंटमेंट की बात करें, चेयरमैन नॉट एलिजिबल है, मेंबर्स क्या है, यानी कि जो चेयरमैन होगा इसका, वो उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, चेयरमैन साहब का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी के, इन मेंबर्स को जो एज चेयर ऑफ एसपीएससी और यूपीएससी उनको चेयर कर सकते हैं, बट नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन दैट ऑफिस, उस सेम ऑफिस में उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। तो जो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स वगैरह हैं, तो वो सेम जगह रीअपॉइंट नहीं किए जाएंगे। मैंडेटरी क्या है, डायरेक्टली डायरेक्टरी है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। पार्लियामेंट का क्या है, एडिशनल फंक्शन बात करते हैं, तो पार्लियामेंट क्या है, इट इज द जुडिक्शन ऑफ यूपीएससी, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो यूपीएससी के जो ज्यूरिडिक्शंस को वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट के हाथ में पावर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस में नोटिफाई मैटर इन विच नॉट नेसेसरी टू कंसल्ट यूपीएससी। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो यूपीएससी से कंसल्ट कर सकते हैं, बट प्लेस बिफोर पार्लियामेंट फॉर 14 डेज, पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील दिस, यानी कि 14 दिन पहले उनको ये बात बतानी पड़ेगी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट इस पर अमेंड और रिपील कर सकती है। गवर्नमेंट में मेक रेगुलेटिंग स्कोप ऑफ एडवाइजरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, गवर्नमेंट ये कर सकती है। नेक्स्ट कंसल्टेंट क्या है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी मैटर्स, ये यूपीएससी का ही काम है। नॉट कंसल्ट रिजर्वेशन, देखो यूपीएससी से रिजर्वेशन, चेयर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स, इन सब के बारे में बात नहीं होती, ये गवर्नमेंट करती है। यानी कि यूपीएससी के साथ इन सब चीज़ों को, रिजर्वेशन से लेके चेयर कौन करेगा ट्रिब्यूनल्स को, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स के बारे में, ये सब के बारे में बात नहीं होती है, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट का काम है। प्रेसिडेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को, इट इज क्या है, इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी, ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, प्रेसिडेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। ये नेक्स्ट बात करते हैं, यूपीएससी प्रेसिडेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, जेपीएससी इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट यूपीएससी एग्जाम ऑल इंडिया सर्विस से, सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरी सर्विस के एग्जाम्स कराते हैं। यूपीएससी एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ना कि स्टेट्स को। यूपीएससी मेंबर्स जो हैं इक्वेटेड विद द सुप्रीम कोर्ट जज, बट इन 2018 चेंजेस इन रूल्स टू इक्वेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, तो उनको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के बराबर इक्विवेलेंट दे दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, आ जाते हैं। फाइनेंस कमीशन दोस्तों आर्टिकल 280 में गिवन है, कितना, 280 में गिवन है, आर्टिकल 280 में गिवन है। 1 से 4 मेंबर हो सकते हैं, स्ट्रेंथ इसकी, प्रेसिडेंट इसको बनाएगा इन हिज ऑर्डर के द्वारा, अपने ऑर्डर के द्वारा। कंडीशन ऑफ सर्विस जो है प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा अपने ऑर्डर्स में, ठीक है, 4 मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 में ये बात कही है, पार्लियामेंट के द्वारा चेयर कौन करेगा, ये करेगा जो एक्सपेंस इन पब्लिक अफेयर्स, जो एक्सपीरियंस हो उसको पब्लिक अफेयर्स का, वो चेयरमैन बनेगा, एक्सपीरियंस। मेंबर्स होंगे जज ऑफ हाई कोर्ट, फाइनेंस एंड द जो फाइनेंस एंड अकाउंट है ऑफ गवर्नमेंट का, वो देखने वाले, जो एक्सपीरियंस है इनको फाइनेंशियल मैटर्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनको एक्सपीरियंस है दोस्तों फाइनेंशियल मैटर या एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या करेंगे, मेंबर्स बन सकते हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, जो स्कॉलर है। एज पर प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, ये सैलरी एंड अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो प्रोविजन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये क्या है, फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल कमीशन एक्ट 1951 के हिसाब से। एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे, एंड प्रेसिडेंट लेड डाउन बिफोर बोथ हाउस विद द मेमो ऑफ एक्शन विद टेकन एंड आफ्टर दैट रिमूवल। जो फाइनेंस कमीशन एक्ट है 1951, इट इज मेंटली अनसाउंड अगर पाया जाता है, देन उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इंसोल्वेंट पाए जाते हैं, कन्विक्ट फॉर इमोरल ऑफेंस में अगर पाए जाते हैं, तो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और उनके जो चेयरमैन है उनको हटा दिया जाएगा। हाँ, इनको एलिजिबिलिटी है, रीअपॉइंट किया जा सकता है। रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है फाइनेंस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन का। ये एक एडवाइजरी बोर्ड है, यानी कि एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है, क्योंकि ये एडवाइजरी जारी कर सकता है, ये एडवाइजरी कर सकते हैं, बाइंडिंग नहीं है। फाइनेंस कमीशन इज द ऑटोनोमस बॉडी गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल पावर ऑफ सिविल कोड एज पर सीआरपीसी, यानी कि फाइनेंस कमीशन के पास
सारी पावर है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, एक तरीके से जो जुडिशियल का भी काम कर सकती है। दे हैव द पावर ऑफ सिविल कोड एज पर द क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, सीआरपीसी। डिपेंड्स ऑन डाटा सप्लाइड बाई स्टेट्स, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब बात करते हैं हम आपके एनसीएससी के बारे में, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। आर्टिकल 338 से 338 ए में गिवन है, ठीक है, 338 से 338 ए में गिवन है। और एक इसके अंडर में हैंड एंड सील के अंडर जो गवर्नर और प्रेसिडेंट होंगे उसके अंडर काम करेंगे। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, ये क्या है, इट इज अंडर द हैंड एंड सील। 1 1 + 3 होते हैं, यानी कि ये 3 होते हैं, 2 लोग होते हैं और 3 इसमें मेंबर होते हैं। रैंक्स इसकी कैबिनेट मिनिस्टर की होगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होंगे और सेक्रेटरी की रैंक्स होंगी इसमें, किसमें, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और 3 साल का इनका टेन्योर होता है। एनसीएसटी की बात करें, एनसीएसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, रूल्स 1990 में, उसके अकॉर्डिंग चेयरमैन होगा जो एक एमिनेंट होगा, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो पॉलिटिकल वर्कर होगा, इट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स। ना अदर बात करें, एटलीस्ट टू मेंबर्स इस कम्स फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब्स, 2 मेंबर शेड्यूल ट्राइब्स होंगे और एक वुमेन्स इसमें जरूर होंगी जो इसके मेंबर्स हैं दोस्तों। 5 मेंबर्स हैं, मतलब 5 लोग हैं टोटल कॉल, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स। सेम एज द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, क्या होगा, सैलरी एंड अलाउंसेस कैसे होंगे इनके, जो सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी जाएगी एंड एनुअली व्हेन डीम्स नेसेसरी प्रेसिडेंट इट रिप्रेजेंट इन बोथ हाउसेस प्रेसिडेंट्स एंड द गवर्नर जो होंगे इफ रिपोर्ट पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या होगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव उसके सामने रखी जाएगी। इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन जो होंगे वो बाई प्रेसिडेंट इफ इंसॉल्वेंट पेड, अगर इंक्वायरी होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो चेयरमैन है प्रेसिडेंट जो है उनको चेयर करेंगे, इनको अपॉइंट करेंगे इफ अगर वो पाए गए इंसॉल्वेंट पेड एम्प्लॉयमेंट, कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट में, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड बॉडी में, तो जो मेंबर्स एंड एब्सेंटी होंगे क्या होंगे, उनको विदाउट परमिशन हटा दिया जाएगा। नॉट एलिजिबल फॉर मोर देन 2 टर्म्स, यानी कि ये 2 टर्म से ज्यादा इनको एलिजिबिलिटी नहीं है, 2 टर्म्स तक इनकी एलिजिबिलिटी है, उसके बाद इनको नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसीज मैटर अफेक्टिंग शेड्यूल कास्ट। जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनको रिक्वायर है कंसल्ट कमीशन करने की, यानी कमीशन से वो कंसल्ट करें जितने भी पॉलिसी मैटर्स हैं जो शेड्यूल कास्ट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। वहीं आर्टिकल 338 की बात करते हैं, ओबीसी एंड एंग्लो इंडियंस की बात हो रही है। 65 जो अमेंडमेंट है, 65वां अमेंडमेंट 1990 में आया, दिस इज टॉकिंग अबाउट NCSCST यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। नाउ 89th अमेंडमेंट आया 2003 में, इसने बाइफरकेट किया और एनुअल रिपोर्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है। वहीं बात करते हैं एनसीएसटी की, इट मेजर्स टू बी टेकन फॉर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पैसा एक्ट एंड 1966, पैसा एक्ट है 1996 जिसको इम्प्लीमेंटेशन की बात एनसीएसटी करता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम किसकी, आ जाओ नेक्स्ट, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 350 में गिवन है, 350 बी में ये गिवन है दोस्तों, 350 बी में गिवन है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है इसका टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर नॉट स्पेसिफाइड, और इसकी जो सैलरी क्वालिफिकेशन भी नॉट स्पेसिफाइड है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की कोई भी जो क्वालिफिकेशन है, सॉरी गाइस, नॉट स्पेसिफाइड, और सैलरी एंड अलाउंसेस नॉट स्पेसिफाइड, देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट के साथ सामने जाएगी, वो दोनों हाउस के सामने, स्टेट गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। तो ये है रिकमेंडेशन होगा 7th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में, इस बात को याद रखो। और रिकमेंडेशन की गई रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कैग, आर्टिकल 148 में बात हो रही है, आर्टिकल 148 कैग की बात हो रही है। इसमें क्या है, ओथ एंड हैंड एंड सील की बात हो रही है, ओथ ली जाएगी हैंड एंड सील के अंडर में दोस्तों, ये है हैंड एंड सील, यानी कि उसके अंडर में की जाएगी दोस्तों। पार्लियामेंट इसका काम कर सकती है, कंडीशन ऑफ सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, और 6 से 65 साल इसकी कंडीशन एंड सर्विस होंगी, पार्लियामेंट 6 से 65 ईयर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जितनी होंगी, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आई थिंक कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया पे चार्ज होंगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड 3 ऑडिट रिपोर्ट्स, एप्रोप्रिएशन हो गई, फाइनेंस एंड पब्लिक अंडरटेकिंग दी जाएंगी, 3 ऑडिट रिपोर्ट होंगी, एप्रोप्रिएशन वाली, फाइनेंस वाली एंड पब्लिक अंडरटेकिंग वाली। प्रेसिडेंट दे have to be both houses, then PSC public account committee examine them and report finding to
पार्लियामेंट्स, ये सारा काम होगा। सेम एज ग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सेम ग्राउंड क्या है, रिमूवल। इनको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूवल किया जाएगा। कैग की बात हो रही है, कैग की बात हो रही है। और इनका जो रीअपॉइंटमेंट है इट इज नॉट एलिजिबल, उनको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। देखो पूरी डिटेल की मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ और मिसलेनियस देख लो। सेंटर क्या है, सेंटर का ऑडिट कर सकता है ओनली स्टेट, यानी ऑडिट ओनली, ये ऑडिट काम कर सकता है बस, स्टेट का ऑडिट एंड अकाउंट दोनों देख सकता है। कैग का जो एक्ट है 1971 उसकी बात हो रही है, उसमें क्या गिवन है, कैग के जो एक्ट है 1971 उसमें ड्यूटीज पावर एंड फंक्शंस की बात है, इसको 1976 में अमेंड किया गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, इनको अमेंड किया गया 1976 में, और अमेंड करके ऑडिट और अकाउंट फंक्शंस अलग अलग कर दिए गए। एजेंट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये कैग वाले भाई, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ पर्सन सर्विंग इन द IAAS इंडियन अकाउंटिंग एज ए सर्विस, समथिंग लाइक दैट, ऐसा होता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है कैग की, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द कैग। नेक्स्ट बात करते हैं, कैग कैन डिसअलाउ एनी एक्सपेंडिचर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ। तो कैग इसको डिसअलाउ कर सकता है अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर आया है जो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ को। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2014 में कहा गया था, ही कैन ऑडिट इन प्राइवेट फर्म्स इन रेवेन्यू जिसमें शेयर डील्स है विद गवर्नमेंट की, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ऐसा हो रहा है तो उसका ऑडिट कौन कर सकता है, कैग कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2014 में कहा गया था। एक्सटर्नल ऑडिटर लाए जा सकते हैं टू 11 यूएन एजेंसीज को, एक्सटर्नल ऑडिटर टू यूएन एजेंसीज की बात हो रही है भाई। अब आ जाओ लास्ट पे, अब बात क्या है, लास्ट है आपका अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में ये है गिवन, आर्टिकल 76 में ये गिवन है, आर्टिकल 76 में गिवन है कौन, ऑडिटर जनरल एजी की बात हो रही है। नॉट स्पेसिफाइड, इसका टाइम टेन्योर है, टेन्योर इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। और इसका रिमूवल सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेम एज जज ऑफ, क्वालिफिकेशन है यार, नॉट, इसका जो टेन्योर है वो है नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन इनका जो सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है क्या, इनका जो क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या है, रिमूवल नॉट स्पेसिफाइड प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इनका जो टेन्योर है वो क्या स्पेसिफाइड नहीं है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के उपरांत ही काम करते हैं। प्रेसिडेंट साहब चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं, नॉट स्पेसिफाइड, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है। नाउ नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन, क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि अगर नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये एजी जो है अटॉर्नी जनरल, ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है। कंसल्टेड विद अप्रूवल ऑफ लॉ मिनिस्ट्री, क्या है, कंसल्ट करेगा अप्रूवल के लिए किसके साथ, लॉ मिनिस्ट्री के साथ। राइट टू ऑडियंस ऑल कोर्ट्स विद इन इंडिया, यानी कि उसको एज ए ऑडियंस काम करने का राइट्स है जो सारे कोर्ट्स ऑफ इंडिया में है, चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है। एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिवाय इस बात के कि जो एक्सेप्ट करेगा, स्वीकारेगा अपॉइंटमेंट जो डायरेक्टर होंगे एनी कंपनी जो अप्रूवल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय कैबिनेट कमेटी, ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सॉलिसिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है। तो जो सॉलिसिटर जनरल है जो उसके नीचे काम करते हैं, सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है सॉलिसिटर जनरल को, ठीक है। तो ये गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जहां से एग्जाम में आते हैं और आप हमेशा मिस कर देते हो, उनको मिस मत कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, देखते रहिए हमारी वीडियोस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की बात की थी, एजी को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ROAR में क्वेश्चन आया था कि विच बॉडी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, जिसमें लेबर कमीशन की बात हुई थी। फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोस्तों, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधिक नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन इट इज गिवन इन द आर्टिकल 280 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाउ कैन यू से कि ये कोई आयोग ने उसका आंसर ये फाइनेंस कमीशन रखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या भाई। चलिए कोई बात नहीं, देखते रहिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।